एट द एज ऑफ 30 सैलरी है 1 लाख रुपीज पर मंथ, रेंट पे रहते हैं, मैरिड है, इन्वेस्टमेंट जीरो है। क्या ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं, वो भी बिफोर द एज ऑफ 60? लेट्स फाइंड आउट। और इस वीडियो के लिए है मेरे साथ दिल नवाज, जिनकी खुद की स्टार्टिंग सैलरी थी सिर्फ 25,000 रुपीज पर मंथ और आज जो साल का 1 करोड़ प्लस अर्न करते हैं। उन्होंने फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करी एट द एज ऑफ 30 और उनका कॉर्पस है 6.5 करोड़ रुपीज। जो इन्वेस्टिंग का अमाउंट है वो लेट्स से 10,000 है। क्या उनके लिए फायर अचीव करना कंसिडरेबली मुश्किल हो जाता है? 10,000 रुपए को जब आप इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए और 12% का आपको रिटर्न मिलता है, ऑलमोस्ट मोर और लेस क्रिएट करते हैं 3 करोड़। किसी के पास डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनकी ये इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे बदलेगी? अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स कोशिश करें, लेट्स से कि वो कभी एक बच्चा प्लान करना चाहते हैं। पहले तो आपका EST बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपके लिए 2 फ्रेमवर्क्स हैं मेरे पास। बस एक ही फंड आपको करोड़पति बना देगा, आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जिनकी उम्र है 30 इयर्स, जिनकी टेक होम सैलरी है 1 लाख रुपीस पर मंथ, जो कि मैरिड हैं, पर इस डिस्कशन के लिए हम अज्यूम करते हैं कि या तो उनके स्पाउस अर्निंग नहीं है या तो हम इस कॉन्वर्जेशन के लिए उनके स्पाउस की इनकम को साइड में रखेंगे। वो रेंट पे रह रहे हैं अभी, पर उनके करंट इन्वेस्टमेंट्स आज की तारीख में जीरो हैं। हमें उनके लिए बिल्कुल शुरुआत से एक पूरा एक प्लान क्रिएट करना है और ये भी एक असम्पशन है कि उनके पास कोई इनहेरिटेड वेल्थ नहीं है, उनके पास कोई मेजर एसेट्स नहीं है। तो सबसे पहले तो हम उनके बजट की बात करते हैं। ठीक है। तो इस 1 लाख रुपए में से रेंट पर मैक्सिमम कितना स्पेंड करना चाहिए? अक्सर लोग सोचते हैं मैं मैक्सिमम रेंट कितना स्पेंड कर सकता हूँ, इसको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। ऐसे सोचते हैं कि मैं मिनिमम कितना स्पेंड कर सकता हूँ। एक रूल ऑफ थंब होता है कि आपकी अगर सैलरी 1 लाख है, 25 से 30%, इससे ऊपर आपका रेंट नहीं होना चाहिए। मतलब 25,000 से 30,000 के बीच में आपका रेंट होना चाहिए। लेकिन ये कोई एक रिजिड लाइन नहीं है। अब मान लीजिए आपका जो ये रेंट है 25-30,000 करने के लिए आप 20 किलोमीटर दूर रह रहे हो अपने ऑफिस से, वो सेंस नहीं बनाता। अगर आपको थोड़े से ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं पर आप ऑफिस के पास रहते हो, अपनी फैमिली जिनको प्यार करते हो उनके पास ज्यादा टाइम मिल रहा है, आपका ट्रैवल टाइम बच रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। पर कोशिश करना 25 से 30% से ऊपर आपका नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज अपने लैंडलॉर्ड को अमीर कर रहे हो, आप खुद तो नहीं हो रहे हो। अब इन्वेस्टिंग से पहले इस फैमिली का आइडियल मंथली एक्सपेंस लिमिट कितना होना चाहिए? अब पहला जो मेरे अंदर थॉट है इस बात को लेके वो ये है, ये जो फैमिली है ना अभी जो भी 1 लाख पर मंथ कमाते हैं, आई एम मॉडरेटली श्योर कि वो कुछ साल पहले शायद 60,000 ही कमाते हो और तब भी जिंदगी चल रही होगी। अलग बात है इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन जिंदगी चल रही होगी। आपको सोचना ये है, अभी भी जब आप 1 लाख कमा रहे हो, ये सोचो आप 1 लाख कमा ही नहीं रहे हो। पहले आपके इन्वेस्टमेंट में जाएगा, जो बचेगा वो आप खर्च कर सकते हो। इसमें रूल क्या होता है, सिंपल रूल क्या है कि आपने जो सैलरी आई है उसका 30% आइडियली आपका इन्वेस्ट हो जाना चाहिए। तो आपका 30,000 पहले आपका इन्वेस्ट हो गया, तो आपके 70,000 बचे हैं। ठीक है। 10,000 रुपये मैं अलग कर देता हूँ इमरजेंसी के लिए। वो इमरजेंसी फंड नहीं, पर इमरजेंसी मान के रखता हूँ। आपके एक्सपेंस बढ़ गया, किसी महीने कुछ हो गया, वो कर दे रहा हूँ, तो बचे आपका 60,000 यही खर्च कर सकते हो आप। पर उनमें से भी आप बोल रहे हैं कि 25-30 हज़ार रुपए तो ऑफकोर्स रेंट की तरफ भी चला जाएगा, तो आपके पास जो लगभग 30,000 रुपए बचते हैं वो आप दूसरे एक्सपेंसेस में लगा सकते हैं। अब हर एक की जिंदगी अलग होती है, तो मैं ऐसे एनफोर्स नहीं करता, बट कोशिश कीजिए। अगर आप ये करोगे तो होपफुली कुछ सालों में आप जल्दी रिटायर हो पाओगे। पर मैं समझता हूँ हर एक की अपनी परेशानियां होती हैं, अपनी चीज डिपेंडेंस चीजें भी होती हैं, जिसकी वजह से शायद वो ना कर पाए, वो अलग बात है। बट आइडियली ये कर पाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हैं हम इनके पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन पे। आपने बोला था कि 30,000 रुपए 1 लाख की सैलरी में से इनको इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें इनका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए? अब यहाँ पे मैं, क्योंकि ये इंसान अभी 1 लाख कमाते हैं और अभी सैलरी पे भी फोकस करना है, तो सिंप्लीफाई करते हैं चीज़ों को। तो आपके लिए 2 फ्रेमवर्क्स हैं मेरे पास, एक सिंपल और एक सुपर सिंपल। पहले आपको बताता हूँ, मैं एकदम सिंपल वाला पहले बताता हूँ, बिकॉज वो थोड़ा ज़्यादा इफेक्टिव है। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन ज़्यादा। इसको बोलते हैं फिग। FIG, फिग। फिग इज, F इज फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप का मतलब क्या है? इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है, अक्सर लोग दिमाग लगाते रहते हैं कि मैं स्मॉल कैप में करूँ, मिड कैप में करूँ, लार्ज कैप में करूँ, रिटर्न कहाँ पे ज़्यादा है। कुछ नहीं करना है। फ्लेक्सी कैप में एक प्रोफेशनल है जो डिसीजन ले लेगा आपके लिए। आप अपनी सैलरी को बढ़ाने की काम करो, वो आपसे बेटर डिसीजन एनी डे ले लेगा। फ्लेक्सी कैप में वो ऑटोमेटिकली स्विच कर लेता है। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड हो गया। आई, फिग का जो आई है, आई इज इंटरनेशनल। ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा सा कि जो इकोनॉमिक साइकिल्स होती हैं दुनिया में अलग अलग टाइम पे चल रही होती हैं, और एक इकोनॉमी एक बार में परफॉर्म नहीं करती है। जापान एक बार में 20 साल तक परफॉर्म नहीं किया था, जबकि अमेजिंग कंट्री है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ऐसा हो जाए तो मेरी जॉब इंडिया में है, लेट्स से मेरे घर इंडिया में है, मेरी सब कुछ इंडिया में है, तो अगर कुछ इंडियन इकोनॉमी को हो गया तो क्या मैं डाइवर्सिफाई कर रहा हूँ? मैं नहीं कर रहा हूँ डाइवर्सिफाई। तो एक इंटरनेशनल फंड वो आपका हो गया। सिंप्लिसिटी के लिए रखते हैं US, सिंपल। और तीसरा G जो फिग का आता है, G इज गोल्ड। सबसे इंपॉर्टेंट है, पिछले 2 साल में आपसे बेटर रिटर्न्स आपकी मम्मी ने कमाए होंगे, इसीलिए
एसेट क्लासेस अलग अलग टाइम पे परफॉर्म करते हैं, आपको प्रिडिक्ट नहीं करना है कब कौन सा करेगा। चुपचाप तीनों होंगे आपके पोर्टफोलियो में, हमेशा परफॉर्म करेगा। अब इन तीनों में इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका क्या है? मैं दुनिया भर की मैथ्स भी फेंक के मार सकता हूँ, लेकिन उससे बेटर मैं आपको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। मैं सारे फंड्स की ही बात कर रहा हूँ। ओके, फ्लेक्सी कैप भी फंड की बात कर रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल में जब आता है तो भी मैं फंड की ही बात कर रहा हूँ। ओके, जब गोल्ड आता है तो भी मैं फंड की बात कर रहा हूँ। सिंपली अगर आपको बताऊं, इंटरनेशनल में आप सही कह रहे हो, कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि एट टाइम्स आरबीआई की लिमिट भी है, आप कितने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। पर जब तक वो लिमिट नहीं है, मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप फंड, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो। ठीक है। स्टॉक्स में मेरा एकदम क्लियर जवाब है, कभी मत करो। तो आपका फंड, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन रह गया। तो आपने फ्लेक्सी कैप फंड ले लिया, इंटरनेशनल फंड ले लिया, दोनों आपके सॉर्ट हो गए। कौन सी मार्केट में, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन क्योंकि अभी ये इंसान 1 लाख पे है, मैं बोलूँगा ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूएस मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया से 5x बड़ी मार्केट है। इतनी कंपनीज, इतने फंड्स, इतने ऑप्शंस हैं कि आपको एक और मार्केट को सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अभी, जब तक आप 1 करोड़ 2 करोड़ पे नहीं आ जाते। उसके बाद की टेंशन है, तो आपका बस यूएस सॉर्ट हो गया। ठीक है। तो आपके दोनों फंड्स हो गए। तीसरे आ गया गोल्ड पे जी। गोल्ड का भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है गोल्ड का म्यूचुअल फंड। अब आप जब फंड लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी सिक्योरिटी कवर हो जाती है। आप गोल्ड खरीद के लेके आते हो, फिर घर में रख देते हो संभाल के, फिर आप घर से बाहर नहीं जाते हो कि वो चोरी ना हो जाए। फिर आप जब लेने जाते हो, सुनार पे ट्रस्ट करते हो कि ये 24 कैरेट है कि 22 कैरेट है। फिर आप बोलते हो कि अगर मैं कर लेता हूँ, प्योरिटी तो आपके साथ में आ गई। फिर आप बोलते हो कि अरे यार, अगर मैं घर पे तो सेफ नहीं है, मैं लॉकर में रखाता हूँ बैंक के, उसके पैसे अलग देते हो। क्यों करना है सर? गोल्ड म्यूचुअल फंड आपको सेम रिटर्न देता है और ये सारा हैसल खत्म कर देता है। ना सेफ्टी की टेंशन, ना आपको उसकी प्योरिटी की टेंशन है, और लिक्विडिटी सबसे अमेजिंग है। जब आप गोल्ड खरीदते हो फिजिकल, तो भागते भागते फिरोगे लोगों के पास और मेकिंग चार्जेस भी दोगे। जब खरीदते हुए भी और बेचते हुए भी वो पैसे काट लेते हैं। जब आप ऑनलाइन खरीदते हो, म्यूचुअल फंड खरीदते हो, कोई मेकिंग चार्ज नहीं है, 1 सेकंड में आप बेच सकते हो। वो कभी नहीं बेच पाओगे। तो इसका भी सिंपल जवाब है गोल्ड का म्यूचुअल फंड। SGBs अब तो वैसे इशू करना भी बंद कर दी गवर्नमेंट ने, पर वो भी इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। वो एक बॉन्ड है, वो एक्चुअली गोल्ड नहीं है। गोल्ड म्यूचुअल फंड एक्चुअली गोल्ड है। तो बस सिंपल, तीनों म्यूचुअल फंड्स। तो ये तो हो गया हमारा सिंपल फ्रेमवर्क, विच इज़ द फिग फ्रेमवर्क। अब आप सुपर सिंपल फ्रेमवर्क भी बता दीजिए। हाँ, सुपर सिंपल उनके लिए जो बिल्कुल इसमें घुसना नहीं चाहते, अपनी जॉब पे, अपनी सैलरी पे, अपनी अपस्किलिंग पे फोकस करना चाहते हैं। सिर्फ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। बस मल्टी एसेट एलोकेशन मल्टीपल चीज़ों में इन्वेस्ट करता है अपने आप। जो हमारा फिक था ना, वैसे ही ये डेट में भी इन्वेस्ट कर देता है, 50-60% इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर देता है, थोड़ा सा इंटरनेशनल भी इन्वेस्ट कर देता है, और गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर देता है। तो जो आपने अलग अलग बनाया, उसकी जगह ये सारा का सारा इसने इंटरनली बना दिया। बस एक फंड आपका सब कुछ कर देता है। अगर आप थोड़े स्टार्ट देखोगे, रिसेंटली जो फंड्स हैं मल्टी कैप, मल्टी एसेट, 20 साल में इनका रिटर्न ऑलमोस्ट 15-16% कैगर है, विच बेसिकली उन्होंने सबको बीट कर दिया है। तो बस एक ही फंड आपको करोड़पति बना देगा, आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन में पड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो एक और क्लैरिफिकेशन दिलनवाज, ये ऑफ कोर्स हम एक ऐसे इंसान के लिए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो अभी जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट? मतलब 30 इयर्स ऑफ एज में पहली बार प्रॉपर्ली इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये उनके लिए एक आइडियल एसेट एलोकेशन आपने डिफाइन कर दिया है। लेकिन अगर लेट्स से कुछ साल में ये भी थोड़े से मैच्योर इन्वेस्टर हो जाएंगे, इनका भी एक इन्वेस्टिंग डिसिप्लिन बन जाएगा, कुछ लर्निंग्स होगी मार्केट को लेके, क्या इनका एसेट एलोकेशन और इन्वेस्टिंग स्टाइल टाइम के साथ में बदलना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि ये जो आपने अभी फ्रेमवर्क्स डिफाइन किए हैं, ये काफ़ी ऐसे टाइमलेस फ्रेमवर्क्स हैं कि आप हमेशा ऐसे इन्वेस्ट करेंगे तो भी अच्छा है? देखिए, ऑनेस्टली बताऊँ, ये काफ़ी टाइमलेस है, क्योंकि मल्टीपल एसेट्स पे है ना, तो कभी ज़्यादा आपको वॉलिटिलिटी देखने को नहीं मिलेगी। देखिए, परेशान कब होता है नया इन्वेस्टर? मैंने इन्वेस्ट की, FD क्यों लोगों को अच्छी लगती है? बिकॉज कभी रेड नहीं दिखता वहाँ पे। अगर कभी रेड दिख जाए ना FD में, तो लोग FD में इन्वेस्ट करना भी छोड़ दें, क्योंकि वो हमेशा ग्रीन दिखती है। लोगों को अगर एक स्टॉक या फंड में बस 100 रुपये भी ग्रीन दिखे ना, उनको चलेगा। उनको 100 रुपये माइनस मत दिखाओ बस। इस फ्रेमवर्क में एक्चुअली जब आप फ्लेक्सी कैप लेते हो, जो इक्विटी है, जो थोड़ा एग्रेसिव है, वो थोड़ा ऊपर नीचे आ जाएगा प्लस माइनस में। लेकिन फिर इंटरनेशनल है, वो भी थोड़ा एग्रेसिव है, लेकिन अगेन अगर आपकी इंडियन इकॉनमी लेट्स से क्रैश हो रही है, फॉर एग्जाम्पल पिछले 2 साल ले लेते हैं, इंडियन इकॉनमी निफ्टी ने रिटर्न दिया ऑलमोस्ट 0% का 2 साल में। US ने कितना दिया है? नास्डैक ने ऑलमोस्ट 150% दिया है। तो अगर आप फिग आपका पास होता तो आप अभी भी 70-80% पे होते। अब आपको लगता है दुनिया में ही रिसेशन आ जाता है, इंडिया भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, US भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो क्या परफॉर्म करेगा उस टाइम? गोल्ड। तो अगर आपके दोनों भी नहीं चले तो गोल्ड आपका चल जाएगा। पिछले 2 साल में इनफैक्ट गोल्ड भी चल गया है। तो आपका अगर निफ्टी आपने फिग लिया होता तो आपका F तो परफॉर्म नहीं कर रहा होता, लेट्स से 0 पे, लेट्स से -5 पे। आपका I जो है वो होता 100% पे, आपका G होता 70-80% पे, ओवरऑल आप होते अराउंड 40-50%। करेक्ट। तो ये आपकी वोलेटिलिटी बड़े अच्छे से मैनेज कर लेता है। क्या जल्दी कैचअप करने के लिए इनको लेट्स से स्मॉल कैप्स जैसी कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल। चलो, इसके लिए मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, स्मॉल कैप्स में लोग क्यों इन्वेस्ट करते हैं? हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड। हाँ, ऐसा लोगों को लगता है। स्मॉल कैप्स बहुत छोटे ड्यूरेशन में अक्सर
बहुत हाई रिटर्न दे देते हैं, लेकिन उसी छोटे ड्यूरेशन में हाईली क्रैश भी करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, 2008-9 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, स्मॉल कैप 69% गिर गए थे। कितने लोग हैं जो वो झेल पाएंगे? अगर आपका 1 लाख का पोर्टफोलियो 30,000 रह जाएगा, लेकिन अब आप बोलोगे उसके अगले साल स्मॉल कैप्स ने 142% का रिटर्न भी दिया था। अगर आप ये झेलना चाहते हो तो आप ले सकते हो, लेकिन क्योंकि आप इन्वेस्ट 1 साल के लिए नहीं कर रहे हो, आप तो 20 साल के लिए कर रहे हो, और 20 साल का अगर तो सेम ही है, तो कौन सा हाई रिटर्न हाई रिस्क? मेरे हिसाब से अगर आपको हाई रिटर्न सच में चाहिए तो वो ना निफ्टी में मिलता है, लार्ज कैप में नहीं मिलता है, ना स्मॉल कैप में मिलता है। सबसे परफेक्ट बैलेंस मिड कैप का है। अगर जेन्युइनली आपको हाई रिटर्न चाहिए विद मीडियम रिस्क, तो वो मिड कैप ही देता है। तो दिलनवाज, ऑफ कोर्स आपने एक आइडियल ब्रेकडाउन तो कर दिया है कि किसी की 1 लाख रुपए की अगर टेक होम सैलरी है तो उसको कैसे हमें डिवाइड करना है, और उसमें से आपने डिफाइन किया कि 30,000 रुपीज़ उनके इन्वेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। लेट्स से फॉर सम रीज़न वो 30,000 रुपीज़ नहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? किसी की अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो, लेट्स से कोई EMIs भी हो, लेट्स से और भी ऑफ कोर्स बहुत लाइफ में सर्कमस्टांसेस होते हैं, और उनके जो इन्वेस्टिंग का अमाउंट है वो लेट्स से 10,000 है या 20,000 है या 25,000 है, उनके लिए ये कैलकुलेशन कैसे बदलती है, और क्या उनके लिए फायर अचीव करना कंसिडरेबली मुश्किल हो जाता है? तो पहले मैं आपको एक बेसिक सी मैथ्स बताता हूँ जो बहुत सिंपली एटलीस्ट दिमाग में क्लियर कर देगी चीज़ें। 10,000 रुपये को आप 10,000 मत देखना। हर 10,000 रुपये एक्चुअली 3 करोड़ रुपए होते हैं। कैसे? 10,000 रुपये को जब आप इन्वेस्ट करते हो 30 साल के लिए, और 12% का आपको रिटर्न मिलता है, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप वाला 12%, विच इज काइंड ऑफ कंजर्वेटिव, निफ्टी का पिछले 20 साल से ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट का। तो 10,000 रुपये 12% पे 30 साल ऑलमोस्ट मोर और लेस क्रिएट करते हैं 3 करोड़ रुपए। तो अगर आप 30 के हो और राइट 60 में होना चाहते हो, तो जो 10,000 रुपये की SIP आप आज कर रहे हो वो आपको 3 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, ठीक है। अगर 20 की करोगे तो कितने हो जाएंगे? 6 करोड़। 30 की करोगे तो 9 करोड़। तो आपके बस ऐसे अमाउंट चेंज हो जाता है। इसमें आप कोई स्टेप अप्स काउंट नहीं कर रहे हैं। आप ये बोल रहे हैं कि आप हर महीने 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो एक अलग मैजिक है, उस पे आएंगे हम। हाँ, अभी मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अगर आप फ्लैट उतने ही पैसे 30 साल तक इन्वेस्ट करते हो तो ये क्रिएट जो मोस्टली नहीं होगा, ऑफ कोर्स जैसे जैसे सिचुएशन बदलेगी शायद वो अपनी इन्वेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। हाँ, तो अगर अब आप देखिए 30 के हैं और रिटायर ये लेट्स से 60 से पहले होना चाहते हैं, 50 में होना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी हमने इनके एक्सपेंसेस की बात करी, अभी ये स्पेंड कर रहे हैं 60,000 रुपए पर मंथ। अब तो इसका मतलब ये सोचेंगे कि मैं 60,000 इंटू ऐसे लोग करते हैं, फायर की कैलकुलेशन लोग सिंपल 30x करते हैं। 30x कि अगर मेरे एनुअल एक्सपेंसेस को इंटू 30 कर लूँ मैं, इतने पैसे अगर मैंने सेव कर लिए तो मैंने अचीव कर ली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। पर लोग अक्सर इसमें इन्फ्लेशन ऐड करना भूल जाते हैं। करेक्ट। तो 60,000 रुपए को अगर मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूं 6% पे, तो वो 20 साल के बाद हो जाते हैं 1.92 लाख। 1.92 लाख। अगर मतलब आपको फायर चाहिए, 60,000 वाले इंसान को फायर चाहिए, तो 1.92 लाख जो उनके खर्च हो रहे हैं उसको अगर वो कन्वर्ट करेंगे 30x करेंगे तो करीब वो 6.9 करोड़ आएगा एनुअल इंटू 30। 6.9 करोड़ का उनको कॉर्पस चाहिए। हम बात करें अगर वो 20,000 रुपये सेव करेंगे तो 60 तक उनके हो पाएंगे 6 करोड़। नहीं हो पाया रिटायरमेंट, 30 साल में जाके हो पाएगा, 50 में नहीं हो पाएगा इस केस में रिटायरमेंट। अब हम बात करते हैं स्टेप अप्स की, क्योंकि ऑफ कोर्स हमने इस वाली कैलकुलेशन में स्टेप अप को कैलकुलेट नहीं किया था। क्या माइंडसेट होना चाहिए स्टेप अप को लेके लोगों का? बड़ा सिंपल है इसमें। आप देखिए आपकी हर साल सैलरी जनरली बढ़ जाती है, तो जब सैलरी बढ़ती है आपकी तो उसको मैं 2 पार्ट में तोड़ता हूँ। एटलीस्ट मैंने अपने केस में हमेशा वैसे करा। लेट्स से मेरी सैलरी महीने की मान लीजिए 10,000 रुपये बढ़ गई है 1 साल के बाद, तो 10,000 में से 5,000 रुपये आप डालो स्टेप अप करने में, मतलब अपने फ्यूचर को सेव करने में। वो 5,000 रुपये उसमें जाने चाहिए, मतलब आपकी SIP स्टेप अप होनी चाहिए थोड़ी। और जो रिमेनिंग 5,000 है उसको आप उड़ा लो, आप उसमें अपनी ज़िंदगी अपग्रेड कर लो। आपको अगर बेटर गाड़ी खरीदनी थी, बेटर फ़ोन खरीदना था, कुछ भी ट्रिप पे जाना था, क्योंकि लाइफ एंजॉय करने के लिए है, तो आप जो भी इंक्रीमेंट होता है उसको 2 पार्ट में तोड़ा करो। कोशिश करें अगर 10% पर ईयर SIP स्टेप अप कर सकते हैं तो एकदम मैजिक नंबर है। एकदम मैजिकली आपका पूरे नंबर रिटायरमेंट की चेंज हो जाएंगी सारी की सारी। जो आप 30 साल में रिटायर होने वाले थे, 30 की जगह 20 में हो जाओगे, सिर्फ एक 10% के स्टेप अप करने के बाद। तो ये बहुत मैजिकल नंबर है, करना चाहिए हमेशा। इसीलिए अब हम क्या करेंगे दिलनवाज, हम कुछ कंडीशंस लेते हैं। ऑफ कोर्स लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती है एंड हर किसी की लाइफ के सर्कमस्टांसेस बहुत अलग होते हैं। तो अब हम एक एक करके कुछ सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं और कैसे उनका जर्नी उससे इम्पैक्ट होता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो हम एक कंडीशन ये लेते हैं कि लेट्स से ये इंसान अभी टियर 1 सिटी में रह रहे हैं या फिर टियर 2 सिटी में रहते हैं, एंड सेकेंडली वो रिटायर होने के बाद में भी टियर 1 सिटी में कंटिन्यू करना चाहते हैं या फिर टियर 2 सिटी में मूव हो जाते हैं। कैसे उनका जर्नी टू फायर बदलेगा वो हम डिस्कस करते हैं। पहले 2 एग्जाम्पल लेते हैं। एक सेम इंसान 1 लाख की सैलरी, ये टियर 1 में रहते हैं, 1 लाख की सैलरी टियर 2 में रहते हैं। इन लोग की लाइफ कैसे, ट्रैजेक्टरी कैसे बदलेगी? करेक्ट, ठीक है।
तो जो इंसान ये 1 लाख कमाते हैं टीयर 1 में, क्योंकि टीयर 1 का मतलब क्या है, आपका एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे, रेंट ज़्यादा होगा, आपका मोस्ट प्रोबेबली जो ट्रैवलिंग होगा वो ज़्यादा होगी, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा होगी, और बच्चों की स्कूल होगी तो वो ज़्यादा होगी, और बाकी चीज़ें आप थोड़ा सोशल प्रेशर भी होता है, क्योंकि उसके पास बड़ी गाड़ी होती है तो आपको वो भी करना पड़ जाता है। टीयर 2 में ये सब नहीं होता, लोग छोटी गाड़ी चला रहे होंगे बहुत से, तो आपको ऐसे वियर्ड फील नहीं होगा आप छोटी गाड़ी चला रहे होगे। रेंट मोस्ट प्रोबेबली नहीं होगा, बिकॉज या तो आपके फैमिली का घर होगा, अगर आपको लेना भी पड़ जाए, जैसे मैं बरेली से हूँ, मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, बरेली एक टीयर 2 सिटी है, तो बरेली में एक 2 BHK विला अगर मैं रेंट करूँ तो वो पड़ता है 15-20 हज़ार का और मैं गुड़गांव रहता हूँ, राइट, गुड़गांव में एक एवरेज सा 2 BHK फ्लैट अगर मैं लेता हूँ तो वो पड़ता है मुझे 40-50 हज़ार। करेक्ट, तो यही डिफरेंस है। हाँ। तो इस केस में जो ये 2 अलग अलग लोग हैं, इसमें मैं क्या मानता हूँ कि जो टीयर 1 में रहते हैं ये 60,000 रुपये खर्च कर रहे हैं और 10,000 रुपये इनके इमरजेंसी, 30,000 रुपये सेव कर पा रहे हैं। जो टीयर 2 वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ 40,000 रुपये ही स्पेंड कर रहा होगा, तो उसके जो SIP है, इनकी तो 30,000 की, उसकी 50,000 की SIP हो जाएगी। अब कॉर्पस भी बदल जाएगा रिटायरमेंट का, क्योंकि कॉर्पस कैसे निकालते हैं, जो आपके करंट एक्सपेंसेस हैं इंटू 12 इंटू 30, करेक्ट, इनको चाहिए थे 6.9 करोड़, तो टीयर 2 वाला तो 40,000 रुपये खर्च कर रहा है। तो अगर जो आज 40,000 खर्च कर रहा है, इसका मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करूं तो 20 साल के बाद ये खर्च करेगा 1.28 लाख। ओके, सेम मैथ्स, ठीक है। तो इनको रिटायरमेंट कॉर्पस चाहिए होगा 4.7 करोड़ का। तो ये इन्वेस्ट भी ज्यादा कर पाएंगे और इनको कॉर्पस भी कम चाहिए होगा। एग्जैक्टली। तो टीयर 1 को चाहिए था कम इन्वेस्ट किया और कॉर्पस चाहिए था 6.9 करोड़। टीयर 2 को इन्वेस्ट ज्यादा करेंगे और कॉर्पस चाहिए 4.7 करोड़। तो अगर वो 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 30 साल में तो उनके 15 करोड़ के अकाउंट पहुंच जाएंगे, और इनके 30 साल में यहाँ पे मुश्किल से 9 करोड़ पहुंचेंगे। राइट, 20 साल में देखूं तो वो 20 साल में भी रिटायर हो जाएंगे। टीयर 2 वाला 20 साल में रिटायर आराम से हो जाएगा, बिकॉज वो 7.5 करोड़ के अराउंड मैनेज कर लेंगे, और टीयर 1 बिल्कुल भी नहीं। इंटरेस्टिंग पार्ट इसमें ये है, कोई टीयर 1 में रहता है पर लेट्स से जॉब के लिए रहते हैं ना लोग, अक्सर टीयर 1 में इसलिए तो रहते हैं, पर रिटायरमेंट तो टीयर 2 में ले सकते हैं ना। अगर ये कर ले तो इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट हो जाएगा, इनको रिटायरमेंट कॉर्पस फिर कम चाहिए होगा। करेक्ट, अभी एक्सपेंसेस 60,000 हैं, पर टीयर 2 में रिटायरमेंट में तो 40K हो जाएंगे, तो इनको भी कॉर्पस चाहिए होगा 4.7 करोड़ का। बेसिकली मींस अब इनको 60 तक काम नहीं करना पड़ेगा, शायद 50 to 53 तक ही रिटायर हो सकते हैं। एक और कंडीशन लेते हैं दिलनवाज। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों के पास डिपेंडेंट पेरेंट्स भी होते हैं, उन्हें घर पे पैसे भेजने पड़ते हैं या फिर पेरेंट्स उनके साथ में रहते हैं, तो ऑफ कोर्स उनका भी एक एक्सपेंस जुड़ जाता है, चाहे वो मेडिकल एक्सपेंस होता है, चाहे वो नॉर्मल लिविंग एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर किसी के पास डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो उनकी ये इन्वेस्टिंग जर्नी कैसे बदलेगी? इंडिया में, और आई लाइक इंडियन कल्चर, हम अपनी फैमिली ऑब्लिगेशंस को ऐसे वो नहीं मानते कि वो मुसीबत है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो उसको मैं अच्छे से लेते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देना चाहिए अपनी फैमिली के साथ कि हमारी वो जिंदगी का पार्ट है। तो अब पॉइंट यहाँ पे ये आ जाता है कि अगर ऐसा होगा तो मोस्ट प्रोबेबली इन फैमिली को कॉर्पस 30 से शायद कम हो जाए, 20K हो जाए इन्वेस्ट करने के लिए। तो जैसे ही वो श्रिंक होता है ना, रिटायरमेंट एज आगे बढ़ना शुरू हो जाती है, तो इस केस में नहीं क्या करना चाहिए, अगर डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं तो कोशिश करें साइड इनकम अगर हो सकती है, क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो आपका SIP का अमाउंट कम हो जाएगा, और जैसे कि मैंने बोला 10,000 रुपये जो 3 करोड़ बनते हैं, तो अगर ये ऐसा करेंगे तो फिर 30 साल के बाद इनके जो 20, अगर ये 30 का मैंने 20 ही कर दिया तो 30 साल में 6 करोड़ हो पाएंगे, तो रिटायरमेंट 60 में भी नहीं हो पाएगा, फिर 70 में हो पाएगा रिटायरमेंट। तो अब 2 चॉइसेस हैं कि या तो रिटायरमेंट 70 में लो, वो थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, या फिर अगर अभी जब 30 के हैं तो फैमिली को तो अच्छे से उनको पेरेंट्स को पैसे देने हैं, पर साथ में कोशिश करें कोई साइड इनकम की, उसके बारे में बात कर सकते हैं हम। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप बहुत आसानी से, मैं बात करूंगा उनके बारे में, करके 10-20 हज़ार आप कर सकते हो। अब हम एक और इंटरेस्टिंग कंडीशन को लेते हैं, विच इज़ कि ऑफ कोर्स अभी जो हमने एक बेस प्रोफाइल डिस्कस करी है वो एक ऐसे इंसान की है जो मैरिड तो है लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। ठीक है, लेट्स से कि वो कभी एक बच्चा प्लान करना चाहते हैं, राइट? तो फिर उनको क्या क्या कंसिडरेशंस करने चाहिए अपने एक्सपेंसेस, इनकम और इन्वेस्टिंग में? तो इस केस में कुछ नए फैक्टर्स इंक्लूड हो जाते हैं। पहले तो आपका EST बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अब आपका हेल्थ इंश्योरेंस और ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? क्योंकि आप किसी और को सपोर्ट भी कर रहे हो। एक बार को आपकी वाइफ तो जॉब कर सकती थी, आपका 4 साल का बच्चा जॉब थोड़ी कर लेगा, वो तो आप पूरा डिपेंडेंट है। तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस इज सुपर इंपॉर्टेंट, और टर्म प्लान तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो बच्चा छोटा है उसकी एजुकेशन को कौन फंड करेगा अगर आप नहीं होगे तो? जो जिनको प्यार करते हो वो प्यार निभाना ही पड़ता है। तो पहले तो EST हो गया। दूसरी बात, अब जब जैसे आप इसमें चाइल्ड ऐड करते हो तो चाइल्ड की एजुकेशन का फीस ऐड हो जाती है, और ये तो कंटिन्यूस फीस है, लेकिन एक वन टाइम बड़ी फीस भी आती है, वो आती है ग्रेजुएशन पे। 18 साल के बाद जब 12th के बाद ग्रेजुएशन के लिए जाना है तो अच्छी खासी फीस है कॉलेज की, और 18 साल के बाद इन्फ्लेशन और एडजस्ट करोगे तो जो कॉलेज आज 10 लाख पे हैं वो 50 लाख पे होंगे। तो इसका मतलब अगर ये आता है तो पहला EST हो गया। दूसरा SIP अमाउंट तो आप कम कर ही नहीं सकते, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों तरफ घूमेगा।
आपका चाइल्ड होने से आपका एसआईपी अमाउंट कम होगा, बिकॉज अब आपको अपने बच्चे को वीकेंड पे कहीं घुमाने लेके जाओगे, उसके लिए गिफ्ट भी लेके आओगे, उसको बाहर भी कहीं लेके जाओगे, उसकी स्कूल की फ़ीस भी दोगे, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि अब आपको कुछ ना कुछ करके सैलरी को बढ़ाना है। तो इस पे भी फोकस करिए वाइल वी आर ऑप्टिमाइजिंग ये वाला पार्ट कि आप कैसे सेविंग्स को ज़्यादा करो, इन्वेस्ट अच्छे से करो, एक्सपेंस कम करो, ये पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। तो चाइल्ड होते हुए ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात चाइल्ड के लिए एक और इंपॉर्टेंट है, अब हमने बोला चाइल्ड की एक बड़ा खर्चा आता है 18 साल के बाद, तो एक ऐसी जगह इन्वेस्ट होना चाहिए जहाँ 18-20 साल तक छूना ही नहीं है। तो हमारा सुपर सिंपल फ्रेमवर्क M, मल्टी एसेट। 18 साल में इकोनॉमी की मल्टीपल साइकिल्स प्ले आउट कर जाती हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, रिसेशन, स्टैगफ्लेशन, कुछ ना कुछ तो 2-3 प्ले आउट कर जाएंगी। तो एक बड़ा फंड चाहिए जो ये सब कुछ कंसिडर करे। उसका मतलब क्या है? मल्टी एसेट। डेट भी है, गोल्ड भी है, इंटरनेशनल भी है, इक्विटी भी है। तो अपने बच्चे के लिए एक अलग 10,000 की SIP छोड़ दीजिए। वो 10,000 20 साल में 1 करोड़ कर देती है, बताया था मैंने, 1 करोड़ कर देगी। तो आप जब बच्चा ग्रेजुएशन के टाइम पे आएगा तो एक फंड पूरा आप उस टाइम रिडीम करो, 1 करोड़ रुपए हो गए, बेस्ट एजुकेशन दो अपने बच्चे को। एक और कंडीशन लेते हैं दिलनवाज, विच इज़ कि बहुत लोगों का एक ये माइलस्टोन, एक ये सपना होता है कि वो किसी दिन अपना खुद का घर खरीदेंगे। इस प्रोफाइल के इंसान के लिए घर खरीदना पॉसिबल है? करेक्ट, बहुत इमोशनल डिसीजन है। तो मैं चाहता हूँ वो सब एक्सपीरियंस तो करें, वो बहुत खूबसूरत फीलिंग होती है। अपनी फैमिली को, अपने बच्चे को ग्रो होता देखोगे अपने घर में, वो बेस्ट फीलिंग है। तो आपकी सैलरी 1 लाख है, अब इस 1 लाख सैलरी में अगर आपने घर के लिए लोन ले लिया तो लेट्स से आपने, अब 2 दिक्कतें बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे। एक तो ये अक्सर ये होती है कि जो सोशल प्रेशर है वो एक्चुअली बहुत रियल है। जैसे मेरे सारे फ्रेंड्स का 3 BHK गुड़गांव में है, तो ऑटोमेटिकली मेरे को होगा यार चलो ले ही लेता हूँ ओवर लेवरेज करके। वो प्रॉब्लम है। घर लेना पॉसिबल है इस फैमिली के लिए भी, बहुत आराम से पॉसिबल है, लेकिन कंपटीशन करना इतना पॉसिबल नहीं। और कंपीट भी करो तो अपनी सही एज उससे करना चाहिए। अब में आराम से ले सकते हैं घर। Tier 2 में प्रॉपर्टी के रेट बहुत कम है और आप धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर आप पहले एक लैंड बाय करेंगे तो लैंड आपको आराम से लेट्स से 30-40 लाख की मिल गई। आपने एक छोटा सा लोन ले लिया, थोड़े पैसे आपके पास सेफ थे, वो दिया, थोड़ा सा छोटा सा लोन ले लिया, तो आपकी EMI मैनेजेबल होगी, लेट्स से 15-20 हज़ार की है। फिर आपने पहले वो आराम से वो दे दी, 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद अपना कॉर्पस भी आपका बिल्ड हो रहा है, आपकी लैंड भी बन गई है, वो भी ग्रो हो रही है। फिर कुछ सालों के बाद धीरे धीरे कंस्ट्रक्शन शुरू करा दिया। तो ऐसे आपने अपना घर भी खरीद लिया, घर बन भी गया आपका, आप उसमें धीरे धीरे शुरू करें। सडनली मत करो, अपार्टमेंट मत लो, अपार्टमेंट ओवर एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि वो बिल्डर के फायदे के होते हैं। ईजी होता है लेना, लेकिन एक तो उसमें रिटर्न भी ज़्यादा अच्छा नहीं आता है। क्या इस इंसान को आपकी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप Tier 1 सिटी में घर बनाने के पीछे मत भागो? मेरी 100% यही रिकमेंडेशन रहेगी। Tier 2 में आपका बहुत आराम से और बहुत खूबसूरत, अवे फ्रॉम पोल्यूशन। Tier 1 में क्या है, पोल्यूशन भी तो भर भर के है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेरी रिकमेंडेशन 100% यही रहेगी, अपना घर जो बनाओ Tier 2 में बनाओ, बहुत बेटर है। गॉट इट, ठीक है। तो अब फाइनली हम इस टॉपिक पे आ ही जाते हैं दिलनवाज, जो आप इतनी देर से बोल रहे हैं, विच इज़ कि एक सिंपल तरीका कि आप अपना इन्वेस्टिंग बढ़ा पाए और अपनी वो फायर की जर्नी को थोड़ा जल्दी ले पाए, वो होता है अपनी इनकम बढ़ाना। पर ऑफ कोर्स ईजियर सेड दैन डन वाली बात है। आप ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे एक्शनेबल चीज़ें, कोई ऐसे तरीके हैं जिससे वो अपस्किल कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा इजीली अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, इस पे आपका क्या कहना होगा? ठीक है, एक तो सिंपल बातें बोल दूंगा, लेट्स से अपनी सैलरी में ऑफिस में जाओ, HR से बात करो, सैलरी बढ़ाओ, मुझे पता नहीं कितना पॉसिबल है। ठीक है, सिंपल सोल्यूशन तो प्रैक्टिकल बताता हूँ। जो मेरा अपना YouTube चैनल है उस पर जो मेरी वीडियो एडिट करता है वो सिर्फ 22 साल का लड़का है, सिर्फ 22 साल का। वो मेरी महीने में 4 वीडियोस एडिट करता है जनरली, और उसके और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेशन एज एन एडिटिंग। ठीक है, एडिटिंग प्रोफेशन के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे प्रोफेशन ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। मुझे लगता है लोगों के पास ऐसा नहीं है, इनकम बढ़ ही नहीं जा सकती, उनको पता नहीं है अभी, शायद वो नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अक्सर लोग घूम जाते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड्स नहीं है, इतने ऑप्शंस दे दिए दुनिया ने, बैलेंस एडवांटेज और हाइब्रिड और डेट, और तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सिंपल होता तो शायद लोग कर लेते, ओवरवेलमिंग हो जाता है तो बल्कि लोग और कम करते हैं। एग्जैक्टली, यही तो दिक्कत है। सेम इसमें है, करियर ऑप्शन में या साइड इनकम में लोग इतने ऑप्शन फेंक के मार देते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं। मैं सिंपली बताता हूँ, तो एडिटिंग की बात करता हूँ मैं। एडिटिंग में आपको 2-3 महीने में आप, अगर आप सच में मेहनती हैं तो आप आराम से सीख सकते हैं। पहला काम हो गया। स्टेप 2, जो मेरा एडिटर जो सिर्फ 22 साल का है वो कॉलेज भी जाता है, मेरी 4 वीडियोस एडिट करता है, उसको मुश्किल से 2 दिन लगते हैं एक वीडियो को एडिट करने में, और मुझसे 10,000 रुपये चार्ज करता है एक वीडियो के। तो बेसिकली वो 40,000 रुपये कमाता है सिर्फ मुझसे, और भी लोगों से कमाता है पर मुझसे 40,000। अब मैं ये जो फैमिली है इनको मैं ये नहीं बोलूँगा आप सिर्फ काम करो, बिकॉज सिर्फ काम करोगे तो एंजॉय कब करोगे। पर महीने में 4 हफ्ते होते हैं, आप मतलब 4 वीकेंड्स होते हैं जो आप एंजॉय करते हो। 2 वीकेंड्स आपके एंजॉयमेंट के और 2 वीकेंड्स आपकी फ्यूचर के। उनका मतलब क्या है, शुरू में बस आप 2-3 महीने में कुछ ऑनलाइन कोर्सेज, यूडेमी, कोर्सेरा, कहीं से भी ले लो, आराम से आपको मिल जाएंगे एडिटिंग के कोर्सेज। उसके बाद फ्रीलांसिंग कर लो। अगर आपने 2 वीडियो सिर्फ 2 हफ्ते काम किया और 2 वीडियो एडिट कर ली तो 20,000 रुपये कमा लिए।
20,000 रुपये अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया SIP में, तो मैंने क्या बोला था, 10,000 रुपये कितने हो जाते हैं? 3 करोड़। 20,000 रुपये कितने हो जाएंगे? 6 करोड़। आपके 2 हफ्ते की मेहनत 30 साल में 6 करोड़ रुपए कमा के देगी आपको। बहुत सारी जॉब्स हैं जो आप छोटी छोटी फ्रीलांसिंग, जो आपको पिक ये करनी है जिसमें इनिशियल बहुत ज्यादा वो स्किल नहीं चाहिए। 6 साल 7 साल वो नहीं है, मतलब इजीयर हो स्टार्ट करना, इजी टू गेट इन, राइट, द बैरियर टू एंट्री लो होना चाहिए, एकदम लो होना चाहिए। क्रेजी पैसे कमाने भी नहीं है ना हमें, तो 20-30 ये तो हमारे लिए साइड इनकम है, ऐसा नहीं है कि आपको अपनी फुल टाइम जॉब छोड़ के ये परस्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज भी है इसमें, आप ये तो कर सकते हो साथ साथ अगर आप थोड़ी सी इन्वेस्टिंग सीख सकते हो, ओके है ना। हम 12% पे हमेशा अटके रहते हैं, पर ऐसा नहीं है आपको 12% रिटर्न आएगा ना। थोड़ा सा अल्फा जनरेट करना, और इतना मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूँ। मैं यही सिखाता हूँ जनरली अपने चैनल पे भी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कब आपको कौन से ट्रेंड को प्ले करना है। अगर आप थोड़ा सा बोलूँगा महीने के 3-4 घंटे भी लगा लोगे ना, आपको डिसेंट नॉलेज हो जाएगी। मैंने आपको बताया 10,000 रुपये 3 करोड़ होते हैं, पर वो 12% पे होते हैं 30 साल में। आपको पता है 10,000 रुपये 12 की जगह मैं 15% का रिटर्न कमा सकता हूँ, सिर्फ 3% ज़्यादा। तो बताए वो कितने होते हैं? 6 करोड़। डबल का डिफरेंस। तो आपके 30 साल में अगर आप 12 की जगह 15% पे आ जाओगे ना, तो वो डबल की जगह 6 करोड़, जो मैं आपके 9 करोड़ कमा रहे थे आप शायद 30-40 करोड़ पे आ जाओगे। इस पे आप कोई एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे पिछले 1-2 साल में ऑफ कोर्स लेट्स से कि हमारे इंडियन इक्विटी मार्केट्स फ्लैट रहे हैं, तो इस टाइम में कौन सी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ थी जो लेट्स से कि अगर ये इंसान एक्टिव रहते और इन्वेस्टिंग में बहुत अपनी नॉलेज डेवलप कर चुके होते, तो क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ लाइज करती? कुछ एग्जांपल के साथ आप समझा सकते हैं? एकदम इतना सिंपल एग्जांपल दूंगा कि आप एकदम रिलेट कर जाओगे। हाँ। AI आप कब से यूज कर रहे हो? AI के बारे में पता है आपको? आई एम प्रीटी श्योर हमारे पूरे इंडिया को पता होगा AI के बारे में। आई एम ऑल्सो श्योर ज्यादातर लोग यूज भी कर रहे होंगे AI के बारे में, पता है? गूगल कितने लोग यूज करते हैं इंडिया में? सभी करते हैं, बहुत ही। हाँ। फेसबुक, इंस्टाग्राम, करेक्ट, सब करते हैं जी। सबको पता है ये AI पे काम कर रहे हैं। AI भी दिख रहा है कि दुनिया में आ रहा है। गूगल का जो स्टॉक है वो 1 साल में 100% बढ़ चुका है, 100%। निफ्टी 0 पे रहा है ना। मैंने 50 वीडियो बनाई है, लोगों ने इतनी वीडियो बनाई है, हर जगह लोग बात कर रहे थे गोल्ड के बारे में, गोल्ड स्क्वीज के बारे में। सेंट्रल बैंक्स दुनिया भर की गोल्ड एक्यूमुलेट कर रही है। डी-डॉलराइजेशन के बारे में लोगों को पता होगा, जो भी थोड़ा एक्टिव है उसको पता है डी-डॉलराइजेशन किया है, दुनिया में गोल्ड इकट्ठा हो रहा है। उससे क्या हो रहा है, गोल्ड के प्राइस पिछले 1 साल में 70-80% बढ़ चुके हैं। तो एक प्योर इक्विटी इन्वेस्टर ने, प्योर इक्विटी एज एन इंडियन, जो बहुत दिमाग लगाते हैं स्मॉल कैप में कितना, मिड कैप, लार्ज कैप, 0 पे है। 0 पे नहीं, माइनस में होंगे टू बी ऑनेस्ट। लेकिन एक थोड़ा सा, या हमारे यहाँ फिग या एम वाला इन्वेस्टर, या थोड़ा सा लर्नड इन्वेस्टर जिसने बस डाइवर्सिफाई किया है, वो 70-80% के प्रॉफिट में बैठा है। जो हमारा वर्स्ट ईयर है ना इक्विटी का, वो किसी का बेस्ट ईयर रहा होगा। थैंक यू सो मच दिलनवाज, आपने आज बहुत सारी अच्छी इंसाइट्स शेयर करी है हमारे ऑडियंस के लिए। एंड आई थिंक अब मुझे भी लग रहा है कि फॉर एनीवन हु इज मेकिंग 1 लाख रुपीज़, और कोई बात नहीं अगर उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिंग की जर्नी अपनी शुरू नहीं करी है, इट्स नेवर टू लेट। बस आपको कुछ चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती है, एंड देन इट्स ऑल पॉसिबल। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, रियली लवली कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर।